हेलो एवरीवन, दिस इज सी अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर को मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए लिया बिकॉज इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट से आपके एमटीपी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटिंग टू प्राइसिंग डिसीजंस। तो अगर हम इस चैप्टर के ओवरव्यू की बात करें तो आप इसमें बेसिकली दो चार चीजों के लेवल्स सीखोगे, मतलब दो चार चीजें एक लेवल पे सीखोगे। जैसे सबसे पहला आप सीवीपी एनालिसिस सीखोगे। सीवीपी एनालिसिस व्हाट, जैसे कि आपने अपने इंटरमीडिएट में, आपको याद होगा, आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स सीखे थे, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना सीखा था। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन निकालना, प्रॉफिट स्टेटमेंट जो हम बनाते थे, वो सारी चीजें जितनी भी थी वो सब आपके सीवीपी एनालिसिस में आती है कि किस तरीके से आप एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस करते हो, मतलब एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हो। ये सारी चीजें आपके एक पार्ट में आएंगी, ठीक है। फिर आपके दूसरे पार्ट में आएंगे कि आप रेलिवेंट कॉस्ट के थ्रू, अब ऊपर वाला हम क्यों निकालते थे, बिकॉज हमें निकालना होता था कि इस प्रोजेक्ट को करके या इस स्कीम को अप्लाई करके एंटिटी को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही उस कॉन्सेप्ट से लेकर एक दूसरा कॉन्सेप्ट बना है जिसको हम रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? एक प्रोजेक्ट जब भी आप कोई करते हो या एक कोई आप टारगेट लेके चलते हो, ठीक है, तो उसके अंदर दो टाइप की कॉस्ट होती है, रेलिवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज इररेलेवेंट कॉस्ट? बिकॉज अगर हमने इररेलेवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर बाकी सारी हमारे लिए रेलिवेंट बन जाती है। अब उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको इररेलेवेंट कॉस्ट बताती हूँ तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा। इररेलेवेंट कॉस्ट इज बेसिकली जो कॉस्ट आपको लगेगी लगेगी चाहे आप वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करो या ना करो। बेसिकली इन द बेसिक सेंस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज एन इररिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब अगर हम वेरिएबल की तरफ जाएं, वेरिएबल सॉरी रेलेवेंट की तरफ जाएं, तो बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट जो आपको प्रोजेक्ट करने पर लगेगी। इसको आप एज वेरिएबल कॉस्ट भी इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। सो रेलेवेंट कॉस्ट का एक रीजन होता है कि हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन में ही हेल्प करता है रेलेवेंट कॉस्ट। बिकॉज अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, राइट। तो इसी से ही हम डिसीजन मेकिंग के बारे में देखेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट को यूज करके हम डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, कई सारे मॉडल्स होंगे। फिर उसके बाद आप प्राइसिंग सीखोगे। अब प्राइसिंग में आप पॉलिसीज सीखोगे। आपको याद होगा, आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा, प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था, राइट। ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर कोई हमारी एंटिटी है तो क्या हम इसको, किसी भी प्रोजेक्ट को रखना है, ठीक है, या फिर हम उसको ड्रॉप कर दें, हमें किस में ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर किसी प्रोजेक्ट से आपको बेनिफिट उतना नहीं आ रहा है, आपका रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू टेक अ कॉल वेदर यू हैव टू कीप दैट प्रोजेक्ट और जस्ट ड्रॉप इट। सो हमारा डिसीजन है कीप और ड्रॉप का, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन आएंगे कि किस प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी में हम मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे प्लस क्वालिटी भी मेंटेन हो। उसके बाद प्राइसिंग पॉलिसीज आ जाती है। प्राइसिंग पॉलिसीज बेसिकली क्या, कि आपको स्किमिंग प्राइसिंग करनी है या आपको पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग करनी है। ये बहुत सारी प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं। इसी में ही एक जो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक थोड़ा लास्ट में आता है, बताए, रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी एंड मी टू कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है कि प्रोडक्ट्स तीन टाइप के हो सकते हैं, रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी और मी टू। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो कभी मार्केट में था ही नहीं, एकदम ही नया कुछ आया है जिसने रेवोल्यूशन ला दिया है। जैसे कि अगर इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम देखें, यूपीआई। यूपीआई पहले कभी नहीं था, ठीक है। जब से वो आया है इट हैज रिजल्टेड इन अ रेवोल्यूशन, ठीक है। पेमेंट मेथड्स आप देखो, हर जगह, हर छोटी से छोटी दुकान पर एक छोटा सा क्यूआर का बॉक्स लगा हुआ होगा या क्यूआर दीवार पे चिपका हुआ होगा। अब क्यूआर स्कैन करो, पेमेंट करो, कितना इजी हो गया है, राइट। एंड व्हाट इज एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट? एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ऐसा होता है कि प्रोडक्ट एक, पहले एक अलग प्रोटोटाइप था, उस प्रोटोटाइप में डेवलपमेंट्स होते गए होते गए होते गए एक लेवल पर, अब वो एक ऐसे उस पे आ गया कि हम ये कह सकते हैं कि वो ये प्रोडक्ट था और अब कुछ और है। अगर हम मोबाइल फोन को देखें, ये सारा मोबाइल फोन एक छोटा हो गया। अगर हम कंप्यूटर्स को देखें, कंप्यूटर्स आर एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स। कंप्यूटर्स इन द सेंस लैपटॉप्स की अगर मैं बात करूं, बिकॉज कंप्यूटर्स पहले आप सोचो, पुराने जमाने में जो शुरू शुरू में आए थे तो कमरे कमरे भर, बड़े बड़े कमरों जितने एक कंप्यूटर होते थे। बट अब क्या हो गया है? अब आपके हाथ में कंप्यूटर है, फोन इज ऑल्सो कंप्यूटर। आपके हाथ, आप अपने हाथ में लैपटॉप पकड़ सकते हो, लैपटॉप इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। तो ये इवोल्यूशन प्रोडक्ट हो गया।
मी टू प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसी की कॉपीज बन रही हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंप्रूवमेंट करके ऐसे ही आ रहा है। जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, टीम्स हो गया, दे आर समवॉट सेम, मतलब उनका पर्पस क्या है, ठीक है, उनका पर्पस बेसिकली है वीडियो चैटिंग करवाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाना, राइट। सो दे आर मी टू प्रोडक्ट्स। कुछ चीज एड ऑन्स हैं। टीम्स को प्रोफेशनली ज्यादा यूज करा जाता है, टीम्स और जूम थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल में चला जाता है, बट स्टिल मेनी प्रोफेशनल्स यूज दोज ऑल्सो, बट वही चीज है। तो ये मी टू प्रोडक्ट्स हैं, सेम कैटेगरी के हैं, सेम ही उनके अंदर फीचर्स हैं, जस्ट वन और टू चेंजेस, ठीक है। तो ये तीन प्रोडक्ट्स होते हैं। इन इस पे क्वेश्चन आप देखोगे नवंबर 23 के एमटीपी या आरटीपी में किसी में आया था, नवंबर 23 और इधर मई 23, उन दोनों के आरटीपी एमटीपी में से किसी में था रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी और मी टू प्रोडक्ट, ठीक है। इनकी प्राइसिंग पॉलिसी, अब इनके में भी प्राइसिंग पॉलिसी चलती है। अगर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है तो कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी लगाओगे, एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है तो कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी लगाओगे, राइट। तो इसी के ऊपर फिर कई सारी और भी प्राइसिंग आ गई, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, स्किमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। जैसे आपने अगर 11th आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, देन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल है, जहां पे आप वो प्राइस की इक्वेशन भी पढ़ोगे, ए माइनस टू बी क्यू, वो वाली इक्वेशंस जो है वो आप पढ़ोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल वाली। सो उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी हम जब मॉड्यूल में जाएंगे तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। उसी के बेसिस पे इन्होंने प्राइसिंग के जो होते थे ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वो सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। उन ये कॉम्पिटिशन्स और इनमें क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लगती थी, वो वाली चीजें। फिर कैसे हम प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हैं, सेंसिटिविटी वगैरह, ये बहुत डिटेल अंदर की चीजें हो गई, राइट। अब इसी में ही हमने मेन मेन चीजें जो रेड हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे एक बार थोड़ा सा और डिटेल में। बाकी मैं डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज बाकी ठीक है, आप हैंडल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। गोइंग रेट प्राइसिंग आप एक बार रीड भी करोगे ना, अगर एग्जाम में आता भी है गोइंग रेट प्राइसिंग पे, मैं रीड करोगे ना फटाफट से, तो आपको समझ भी आ जाएगा, ओके मुझे ये चीज है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका, क्योंकि दो चार लाइनों में ये एक्सप्लेन करा हुआ है इन चीजों को, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। फिर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड, ऑब्जेक्ट वैल्यू, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, लाइक ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एक्चुअल में क्या है प्रोडक्ट की, परसीव्ड वैल्यू क्या होती है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होती है, राइट। परसीव वैल्यू इज कि एक्चुअल में कस्टमर क्या उस प्रोडक्ट से परसीव कर रहा है, हम क्या दे रहे हैं। तीन वैल्यूज होती हैं ऑब्जेक्टिव वैल्यू, हम अगर जो एंटिटी है वो किस पर्पज से प्रोजेक्ट बना रही है, दैट इज ऑब्जेक्टिव वैल्यू। कस्टमर क्या रिसीव कर रहा है, दैट इज परसीव वैल्यू। अब ये जहाँ कॉमन हो जाती है ना, वो होती है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। अब इसी में आप प्राइसिंग डिसीजन पढ़ोगे कि रिसेशन में कैसे प्राइसिंग होगी, प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट हम कब करते हैं, राइट। उसके बाद वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग, प्राइस स्कीमिंग, बिड ड्रैगिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें अभी हम रीड करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कानोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, कानो मॉडल के नाम से, आप उसको फटाफट से देख सकते हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कानो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जर्नल में जो आईसीआई जर्नल की ये स्टडीज है उनमें से किसी एक में कानो मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन था, राइट। कानो मॉडल एंड मेंडलोस मैट्रिक्स, स्टेक होल्डर एनालिसिस, इन पे क्वेश्चंस थे वहां पे, तो मैंने वो डिटेल में कवर कर दिया था, कर दिए थे वाले टॉपिक्स, तो आप वहां से देख सकते हो कानो मॉडल। बाकी अभी हम इसका फटाफट से ओवरव्यू डिस्कस करेंगे जो भी रेड हाइलाइटेड टॉपिक्स हैं। सो लेट्स जंप टू दी मॉड्यूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट जिससे मैं यूज कर रही हूँ, ये हमारा कॉन्सेप्ट मॉड्यूल है, जिसमें हमने सारे जो भी मॉड्यूल था ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स वाले पेजेस अलग कर दिए थे, और जहाँ पे भी टीवाई के क्वेश्चंस थे वो सारे पेजेस अलग कर दिए थे, तो एक कॉन्सेप्ट फाइल बना दी थी कि अगर आप कैरी करो एग्जाम में, आईबीएस पेपर में, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट फाइल और एग्जाम फाइल में बाइफर्केशन कर सको, आपको इजी हो चीजें करने में, राइट। कि आप वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट फाइल लेके चले जाओ तो आपको बेनिफिट होगा। और उसी के बेसिस पे हमने इंडेक्स भी बनाया था, तो इसमें जैसे अगर हम इंडेक्स में देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे रेलिवेंट कॉस्ट का जो पेज नंबर है वो पेज नंबर 52 है। लेट मी ओपन द इंडेक्स।
राइट, आप देखोगे पेज नंबर 252 पे रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे पेज नंबर 252 पे जंप करेंगे इन द कॉन्सेप्ट्स मर्ज फाइल। तो मैंने 252 पेज नंबर यहाँ पे करा एंड वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट्स मर्ज फाइल। ऐसे अगर हम दूसरा कोई देखें, लेट्स से कानो मॉडल, अगर मुझे देखना है तो कानो मॉडल मेरा पेज नंबर 304 पे है। सो आई जस्ट गो टू पेज नंबर 304 और वहां पे मुझे मेरा कानो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक वो हो गया जिससे हम फाइल हो गई जिसको हम इजिली इंडेक्स के साथ रेफर कर सकते हैं। राइट, सो रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। सो अब रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स में ध्यान रखने वाली क्या चीज है, देखो कॉस्ट रेलेवेंट कब होती है, जब एक तो वो फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए। फॉर कॉस्ट टू बी रेलेवेंट टू अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन से अगर कॉस्ट रेलेवेंट होगी तो वो फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए। प्लस इट शुड बी डिफरेंशियल कॉस्ट, मतलब हम पूरी कॉस्ट नहीं लेंगे, ऑल्टरनेटिव्स के बेसिस पर हम कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ऑल्टरनेटिव से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पे हमारी कॉस्ट कम लग रही है। सो दिस इज फ्यूचर कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो होता है आपकी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, बिकॉज रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमारे दिमाग में सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आते हैं, बट नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड यही एक मेजर एस्पेक्ट है जिसपे आईसीआई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछती थी इन दी अर्लियर एससीएमपी पेपर। आई डोंट नो उनका आईबीएस पेपर में एससीएमपी को रिलेटेड क्या कॉल रहेगी, क्या स्टैंड रहेगा, बट आई गेस इफ समथिंग वाज इंपॉर्टेंट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट इन दी करंट अटेम्प्ट्स और फ्यूचर अटेम्प्ट्स, राइट। सो आप इस चीज को अच्छे से मार्क कर लो अपने बुक में या कॉन्सेप्ट फाइल में। ठीक है, वो जो इंडेक्स है ना उसमें हमने आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से भी पेज नंबर डाले हैं, तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट फाइल प्रिंट नहीं करवाई है, आपके पास मॉड्यूल्स हैं, आप मॉड्यूल से भी कर सकते हो। जस्ट गो टू पेज 6.65 इन योर मॉड्यूल, आप देखोगे वहां पे आपको कानोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स मिल जाएगा। अभी हम रेलेवेंट कॉस्टिंग पे हैं, सो पेज नंबर 6.13 पे आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आईसीएम मॉड्यूल के पेज से भी कर सकते हो। सो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, तो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन क्या होती है, देखो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन हम जब भी देखते हैं तो हमारा आउटलुक बन जाता है लॉन्ग टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ फाइनेंशियल चीजों को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से चीजों को एनालाइज करते हैं, बट व्हेन वी थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म हम नॉन फाइनेंशियल चीजों को भी देखते हैं। वाई, देखो बिकॉज इन द इंडस्ट्री नॉन फाइनेंशियल चीजें ज्यादा सस्टेन करती हैं, एक्सेप्टेड और नॉट। क्वालिटी हो गया आपका, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, लीगल चीजें हो गई, लीगली क्या चल रहा है, ओके, आप कॉर्पोरेट, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है आपके एक्टिविटीज से, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ये जितने भी नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलती है वो आप अपने लॉन्ग टर्म डिसीजन में यूज कर सकते, राइट। तो हमारा रेलिवेंट कॉस्टिंग का एक ओवरव्यू हो गया कि रेलिवेंट कॉस्टिंग में एक्चुअल में हमें क्या चीजें देखनी चाहिए, इट्स रेलिवेंट। तो हर एक्सपेंस की ना एक डिफरेंट रेलिवेंट कॉस्ट होती है, मतलब जैसे कि अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो उसकी डिफरेंट रेलिवेंट कॉस्ट होगी, अगर मैं लेबर की बात करूँ उसकी डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट होगी। डिफरेंट इन द सेंस उसका प्रिंसिपल सेम रहता है, बस कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नॉट टू टेक टेंशन एट दिस स्टेज, ठीक है, कि वो क्या होता है, बिकॉज उतना डिटेल में आई डोंट थिंक वो पूछेंगे, बट यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट राइट हियर, ठीक है। अगर होगा ना बहुत बेसिक होगा, आप आराम से उसको हैंडल कर लोगे, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे ना, यू कैन इजीली हैंडल दैट। अगर हम इसमें एक चीज देखते हैं, ठीक है, मैंने ऊपर देखी थी भी, या दिस डिसीजन मेकिंग मॉडल, देखो इस प्रिंसिपल से आप रेलिवेंट कॉस्ट ढूंढ सकते हो। क्या प्रिंसिपल्स है, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके बेसिस पर हम ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उस प्रॉब्लम को हमें जड़ से खत्म करना है या हम उसमें कुछ चेंज, मतलब बंद कर दें, जिस भी चीज से प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को बंद कर दें, या फिर हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आपको इसी बेसिस पर कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है, बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करना है। कॉस्ट एक्सीड द बेनिफिट, वी वोंट टेक एनी कॉल, ठीक है, हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। बट इफ कॉस्ट आर लेस देन द बेनिफिट्स, विच मीन्स बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, देन वी विल गो विद दैट। ऐसे ही आप जब रेलिवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो तो आप सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट को देखोगे, इवन दो टोटल कॉस्ट आपकी बेनिफिट्स से ज्यादा आ सकती है, बट अगर रेलिवेंट कॉस्ट कम है तब भी आप जा सकते हो एज पर रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच, ठीक है।
आपको फिर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखने एंड देन आपको अपना डिसीजन बनाना है। ठीक है, ये बेसिकली चीज रहती है। अब इसको आप कैसे सीवीपी एनालिसिस एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कि मुझे कोई चीज आउटसोर्स करनी है या नहीं, क्या मुझे इसको सेल कर देना चाहिए या फिर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करके एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं उसको बेचने के लिए। मैं प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग कैसे रखूं, किसको ड्रॉप करना है, राइट। किस तरीके से जो स्पेशल ऑर्डर्स आ जाते हैं या इमरजेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं उनको कैसे डील करना है, ये सारी चीज आपको रिलेवेंट कॉस्ट बताते हैं। उसके बारे में उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, आप इलिस्ट्रेशंस को भी रेफर कर सकते हो। आफ्टर दिस वीडियो आप फटाफट से इलिस्ट्रेशंस को गो थ्रू कर सकते हो कि इसमें पूछा क्या गया है। देखो, इस टाइम पे डिटेल में कवर करना चीजें इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप ओवरव्यू तो ले सकते हो। वी कैन गिव अराउंड हाफ एन आवर आफ्टर दिस वीडियो टू दिस एससीएमपी सब्जेक्ट। ठीक है, आप आईबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। टुडे 16th ऑफ अप्रैल, ठीक है, टाइम बहुत कम है। सो एटलीस्ट आप फटाफट इलस्ट्रेशंस बस देख लो ऊपर से नजर से कि क्या पूछा है, और एक बार टॉपिक्स के नाम रीड कर लो कि क्या है टॉपिक्स। एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, एटलीस्ट हम कुछ तो लिख पाएंगे, ये तो पता होगा कि टॉपिक कहाँ मैंने देखा था, क्योंकि अभी की मेमोरी थोड़ा वर्क कर जाएगी इस टाइम पे, राइट। सो ये सारी चीजें। उसके बाद हम रेलेवेंट कॉस्टिंग हमने कंप्लीट करा, डिसीजन मेकिंग मॉडल देखा। लेट्स जंप टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, जो मैं आपको बता रही थी। नेक्स्ट पेज पे ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, पेज नंबर 276। 276, ओके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होते हैं आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। और ये जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की इक्वेशन होती है ये हम डिराइव करते हैं प्राइसिंग इक्वेशन से। प्राइस की इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस का बी क्यू, राइट। अब अगर आप इसको टोटल रेवेन्यू बनाओ तो आप इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, बिकॉज प्राइस इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने हैं उनसे आपका रेवेन्यू निकलेगा। आप इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप डेरिवेटिव्स लगाओगे जो कि कैलकुलस का पार्ट होता है। ठीक है, उससे हमें कोई डील करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे आ जाते हैं कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा उस समय क्या किस प्राइस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, उसकी इक्वेशन बन जाती है ए माइनस टू बी क्यू। देखो, नॉर्मल प्राइसिंग इक्वेशन होती है ए माइनस बी क्यू, वेयर ए इज प्राइस जहां पर डिमांड जीरो होगी, बी इज व्हाट आपकी सेंसिटिविटी, या फिर आप कह सकते हो स्लोप क्या है आपके प्राइस का, डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। और क्यू मींस कितनी क्वांटिटी आप बेचते हो। मतलब आपको आपको अगर कहना है कि मुझे 10 क्वांटिटी पे अपनी प्राइस निकालनी है, कि 10 क्वांटिटी पे अगर मेरी डिमांड 10 क्वांटिटी है, 10 है, तो मुझे कितनी प्राइस रखनी चाहिए, तो वो आपको प्राइस निकाल के देती है ये वाली इक्वेशन। सो अगर मुझे कहना हो कि मुझे ऐसी प्राइस बताओ जहां पे मैं इस क्वांटिटी ये क्वांटिटी मुझे सेल करनी है, तो ऐसी प्राइस बताओ जहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो वो आपको ये वाली इक्वेशन बताती है, P इक्वल्स ए माइनस टू बी क्यू। ठीक है, यू जस्ट मल्टीप्लाई प्राइस सेंसिटिविटी एंड क्वांटिटी बाय टू। ठीक है, ये टू कहाँ से आया, बाय डेरिवेशन। अब जिसको डेरिवेशन आता होगा आप करके देख लेना, क्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, डेरिवेटिव करना, डी टी आर बाई डी क्यू, आपको आंसर मिल जाए, राइट। ये सारी चीजें होगी, उसके बेसिस पर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको फटाफट देख सकते हो। ये आपने ट्वेल्थ में भी करे हैं, ठीक है, ट्वेल्थ में भी करे हैं, इंटरमीडिएट में भी करे हैं, फाउंडेशन में भी एक लेवल पर करे हैं, आप वहां से कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह ये सब क्या होता है, ये आप फटाफट से गो थ्रू कर सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड हमें पता है ये चीजें एक्चुअल में होती क्या है। देन वी हैव रेवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी मी टू प्रोडक्ट, ये मैंने ओवरव्यू आपके साथ शुरू में डिस्कस कर दिया था। अगर हम इसको डिटेल में भी देखें तो आपको यही सेम चीजें देखने मिलेंगी कि मैंने जो बोला था, राइट। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या होता है, वो अगर मार्केट के अंदर नया नया प्रोडक्ट है, नया नया वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर पोटेंशियल है, वो अपनी वैल्यू खुद क्रिएट कर लेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसने रेवोल्यूशन ले आया है। ठीक है, वो महंगे में बेचा जा सकता है, वो प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस पे बेचा जा सकता है, होल्डो इन इंडिया यूपीआई इज फ्री, राइट। आपको यूपीआई यूज करने के लिए, एज अ कस्टमर आपको यूपीआई यूज करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, राइट। तो इन फ्यूचर आई डोंट नो अगर उसको मोनेटाइज करा जाए। इवोल्यूशन प्रोडक्ट क्या होता है, वही हमने बताया कि एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इतने अपग्रेडेशन आ जाते हैं, इतने अपडेशन आ जाते हैं, एक वो इवॉल्व हो जाता है वो प्रोडक्ट। मी टू प्रोडक्ट इज व्हाट, पहले से
एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं सेम है, बस ऊपर नीचे दो चार चीजें 19-20 का फर्क होता है प्रोडक्ट्स में, होता उनका पर्पस सेम है, कोई भी ऑब्जेक्टिव या पर्पस चेंज नहीं होता उनका। राइट, इनकी प्राइसिंग पॉलिसी आप फटाफट से यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप इनकी प्राइसिंग करोगे इंडिपेंडेंट सिचुएशंस में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू से। उसके बाद स्किमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, आपको पता है ये क्या होती है। ठीक है, अगर इनके कोई फैक्टर्स वगैरह लिखने आ गए तो आप फटाफट यहाँ से देख के लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेट करके लिख देना यहाँ पे से। स्किमिंग प्राइसिंग क्या होती है, ऊपर ऊपर से मक्खन क्रीम लिख। सो ये आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं। स्किमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्किमिंग में क्या होता है, आप ऊपर ऊपर से जो भी प्रीमियम मार्केट प्रीमियम कस्टमर होता है उनको टारगेट करते हो और हाई प्राइस रखते हो, ताकि जो महंगे खरीदने वाले लोग हैं वो खरीद लें। एंड देन उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे एप्पल करता है, सबसे पहले वो अपना जो भी नया मॉडल निकालता है वो सबसे महंगा निकालता है, 1.5 लाख अराउंड का, 1.5 लाख का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसे खरीद लेते हैं। जब और दो तीन मॉडल्स आ जाते हैं फोन के, जैसे अभी iPhone 10 या iPhone 11 के साथ हो रहा है, अब वो जो लोग थोड़ा सा सस्ता जो लोग 80,000, 70,000, 56,000 इनमें फोन सपोर्ट कर सकते हैं, वो फिर नीचे वाले मॉडल्स ले लेते हैं। तो पहले वो उन्होंने स्किम करा। ठीक है, अब देखो ऊपर से नीचे आए हैं वो स्किम करते हुए, मार्केट को कस्टमर बेस को स्किम करते हुए उन्होंने पेनिट्रेट करा, तो वो स्किमिंग और पेनिट्रेशन का मिक्स यूज करता है। ठीक है, एप्पल स्किमिंग और पेनिट्रेशन का मिक्स यूज करती है, बट स्किमिंग एक्चुअल में क्या होती है, आप सिर्फ ऊपर ऊपर की जो लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं उनको टारगेट करते हो। पेनिट्रेशन क्या होती है, आप बिल्कुल मार्केट के अंदर घुस गए। ठीक है, आप सस्ते से शुरू कर रहे हो, जैसे कि जियो ने करा था, सबसे सबसे पहले उसने फ्री में बेचा, तो हर बंदा उसका कस्टमर बन गया। देन उसने धीरे धीरे रेट बढ़ाने शुरू करे, तो एक तरीके से उसने स्टार्ट ही पेनिट्रेशन से करा था। ठीक है, सबसे कम प्राइस वो लेता चला गया। सो दिस इज स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इन्हीं के बेसिस पर आप और भी अपनी पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हो। राइट, हमारा रेवोल्यूशन एवोल्यूशनरी मीटू हो गया, हमने यहाँ पे ये भी कवर कर लिया। कानो मॉडल आपको अलग से कवर करना है, अलग से उसके लिए वीडियो है। राइट, अब हम आ जाते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव वैल्यू, टीईवी और परसीव वैल्यू। ये सब क्या होते हैं मैंने ओवरव्यू आपको बताया था, बट हम इसको फटाफट से मॉड्यूल से देख लेंगे ताकि आपकी थोड़ी सी क्या क्या कहेंगे उसको, पिक्चरिस्टिक मेमोरी बन जाए। राइट, सो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड क्या होता है कि आप ये नहीं देखते आपका खर्चा कितना लग रहा है। ठीक है, आप ये नहीं देखोगे कि आपकी कितनी कॉस्ट आई ये वो, आप मेजर करोगे कि प्रोडक्ट से क्या वैल्यू जनरेट हुई है। बेसिकली यूज ऑफ कॉस्ट फॉर्मूलाज ही करोगे, बट आप उसको ये नहीं कहोगे कि देखो मेरा इतना खर्चा लगा, उस पर 10% प्रॉफिट मार्जिन या 40% प्रॉफिट मार्जिन, मेरी इतनी प्राइस बनी। आप वो मेथड यूज नहीं करोगे। अब ये देखोगे, देखो ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आर द सेम थिंग। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी कि प्रोडक्ट से एक्चुअल में इकोनॉमिकली क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, तो उसको आप देखोगे परसीव वैल्यू के थ्रू। अब जैसे आप ये चार्ट देख लो, मैं ऊपर का टेक्स्ट नहीं रीड करी, विल डिस्कस ओनली दिस चार्ट। आप अगर देखो इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको, आपको समझ आएगा। यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, राइट, इतनी मुझे खर्चा आया है इस सेल्स को करने, बेसिकली मेरी कॉस्ट इतनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्राइस लेट से इतना है, एक्स लेवल पे प्राइस है, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इतना मेरा प्रॉफिट आ गया, ये जो मेरी एरो है ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, दिस इज माई प्रॉफिट। राइट, अब कस्टमर क्या वैल्यू परसीव कर रहा है, कस्टमर को क्या लगता है कि उसे कितने पैसे देने हैं, बेसिकली आपको ये सोचना है। अगर कस्टमर की नजरों के सामने, अगर आपका मन है प्रोडक्ट को बेचने का 1,000 रुपए में, बट कस्टमर कहता है मैं इसके लिए 1,000 नहीं दूंगा, मैं इसके लिए 800 रुपए दूंगा। वो कहता है मुझे इससे सिर्फ 800 की वैल्यू जनरेट हो रही है, 800 की, आई एम नॉट गोइंग टू गिव 1,000 टू द सेलर, मैं सिर्फ 800 रुपीज दूंगा। तो फिर ये कस्टमर के लिए परसीव्ड वैल्यू है। राइट, फिर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, राइट, बेनिफिट, कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ, प्राइस माइनस परसीव्ड वैल्यू। अब अगर आप इसमें आप अपना माइंडसेट रखोगे कि आपको कस्टमर के माइंडसेट से सोचना है, अगर आप कस्टमर के माइंडसेट से सोचोगे तो आप कहोगे कि मैं 1,000 की जगह 800 दूंगा। बट यही अगर ये हो, जो सेलर है ना वो कहे कि मैं इसको 800 में भेजूंगा, और कस्टमर कह रहा है मुझसे मुझे तो इसमें से 1,000 की वैल्यू जनरेट हो रही है, वो 1,000 रुपए देने को रेडी है,
आपका आपने अपने प्रोडक्ट की इंटरनली प्राइस सेट करी 800, आपने मार्केट में किसी को नहीं बताया, आपने जाके लोगों से पूछा भाई मुझे बताना कि इस प्रोडक्ट के लिए आप कितने पैसे दोगे। सामने वाले का हम इसके लिए 1000 दे देंगे, ज्यादा ज्यादा हम इसके लिए सिर्फ 1000 रुपीज देंगे, इससे ना कम देंगे ना ज्यादा देंगे, हमें इतनी ही वैल्यू इसकी परसीव लगती है, हम इतना ही इससे एक्सपेक्ट करते हैं 1000 रुपीज का बेनिफिट जनरेट करके देगा। तो सामने वाला 1000 रुपीज जनरेट कर देने को तैयार है, हम सोच के बैठे थे 800, हमें 200 का बेनिफिट हो गया। कस्टमर ये परसीव कर रहा है। और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एक्चुअल में इन द लॉन्ग रन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है, वो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्या है उसका जनरेट करने का, दैट इज ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, तो इसके लिए हम ये छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हो सकता है इस पे एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो, कस्टमर को एक सिस्टम चाहिए 1 साल के लिए, और वो उसको 2500 घंटे तक के लिए यूज करना चाहता है, 25 आवर्स तक यूज करेगा उसको। ठीक है, इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है सिस्टम एक्स और सिस्टम एक्स स्क्वायर्ड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्स की ₹5 है और एक्स स्क्वायर की 7.5 है। ठीक है, उसका 10% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश उसका 0.5% है। इसकी प्राइस 37,500 है, उसकी प्राइस नहीं दे रखी। ठीक है, हमें निकालनी है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू फॉर सिस्टम एक्स स्क्वायर इफ द कॉस्ट ऑफ सिस्टम क्रैश टू द बायर इज 1 लाख। देखो देखो, हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दी है सिस्टम क्रैश की, कि भाई सिस्टम एक्स अगर क्रैश होगा ना 10% चांसेस है कि वो क्रैश होगा, और सिस्टम एक्स स्क्वायर की सिर्फ 0.5% चांसेस है। ओके, तो वो कहते हैं और अगर सिस्टम क्रैश हो गया ना, तो कस्टमर को बायर को 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, 1 लाख रुपए का कस्टमर को नुकसान होगा। तो वो हमसे कह रहे हैं आप ना एक्स स्क्वायर की ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकालो, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्चुअल में इकोनॉमिकली क्या वैल्यू जनरेट हो रही है आप वो कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल में कितनी आने वाली है। अगर आप एक्स स्क्वायर की देखो, अब देखो ध्यान रखना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर और एक्स की आप टोटल निकाल के दोनों को माइनस कर लो, सेम आंसर आएगा। या फिर आप 7.5 -5 करके इकोनॉमिक वैल्यू निकालो, उसका भी आंसर सेम ही आने वाला है 2500 आवर्स से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बिकॉज आपको ध्यान है हमें परफॉर्मेंस डिफरेंशियल निकालना है। परफॉर्मेंस डिफरेंशियल मतलब दो प्रोडक्ट्स के बीच में क्या परफॉर्मेंस डिफरेंशियल है, राइट। और नेक कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, 37,500। हमें एक्स स्क्वायर की पूछी है ना, तो हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, सिस्टम एक्स। उसकी प्राइस कितनी है, 37,500। तो हम देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट से कितना बेनिफिट आ रहा है या कितना हमें नुकसान आ रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट में देखें तो हमें 2.5 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं एक्स स्क्वायर में, तो हमने वो 2500 आज से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, ओके। -6250 का हमें नुकसान हो रहा है। सिस्टम क्रैश में सेविंग्स कितनी हो रही है, 9.5% की। आप देखो ना, सिस्टम एक्स यूज करते तो भाई 10% का आपको प्रोबेबिलिटी था सिस्टम क्रैश होने का, बट अगर आप एक्स स्क्वायर यूज करो तो सिर्फ 0.5%, आपको 9.5% का बेनिफिट है ना इस जगह पर। और कस्टमर को कॉस्ट कितनी आएगी अगर सिस्टम क्रैश हो गया, 1 लाख, तो उसकी सेविंग्स कितनी कर रहे हैं हम, 9.5% से उसकी सेविंग्स कर रहे हैं। तो उसको हम 9,500 का बेनिफिट दे रहे हैं इन एडजेसेंट टू द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आपको वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल मिल गया 3250। आपकी प्राइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कितनी है, 37,500। आप ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकाल सकते हो सिस्टम एक्स स्क्वायर की, यस 40,750। आप ये प्राइस कस्टमर से चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतना पैसा वो आप क्यों देगा, वो कहेगा कि आप सीधे से कहोगे ना भाई देखो उसमें 10% चांस है आपके सिस्टम क्रैश होने के, और आप 1 लाख रुपए लगेगा आपको खर्चा, हम आपको सिर्फ 0.5% चांसेस है यहाँ पे सिस्टम क्रैश होने के। आप देख लो आपको किसके साथ जाना है, थोड़ी सी महामारी को ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है बट आपको उसका बेनिफिट भी तो मिल रहा है। ठीक है, आपको सिस्टम क्रैश होने के चांसेस कितने कम है, राइट। तो फिर ये चीज है, परसीव वैल्यू क्या होती है, कस्टमर को क्या लगता है कि उससे उससे क्या मिलेगा, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे होता है क्या चीज कवर, बोलो बोलो बोलो, यस, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, परसीव वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यू। ये सारी चीज खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ सकते हो, ये कुछ फ्रेमवर्क्स उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ा सा आगे भी आएगा, उसमें हम तब डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं इसको नहीं डिस्कस कर रही। फिर आप प्राइसिंग डिसीजन इन पीरियड्स ऑफ रिसेशन, प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट, ये कैसे सेट करना है, ये होता क्या है।
देखो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये चीज एक्चुअल में क्या होती है। अगर हम प्राइसिंग डिसीजन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, रिसेशन के टाइम पे आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? रिसेशन का क्या मतलब होता है? सिंपली रिसेशन का क्या मतलब होता है? अगर आप देखो रिसेशन का सिंपल मतलब ये है कि हर कोई, ठीक है, पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, 10 रुपए बहुत ज्यादा लगने लगे हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, 10 रुपए कम लगते हैं, बट रिसेशन के टाइम पे 10 रुपए ज्यादा लगते हैं, मंदी चल रही है ना मार्केट में। रिसेशन का मतलब तो आप टोटल कॉस्ट से कम में बेचोगे, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है इस समय रिसेशन के टाइम पे। अगर आप 100 रुपए की चीज है और आप उसको, अगर आपको 100 रुपए खर्चा लगाया, आप 150 में बेच रहे हो, तो कस्टमर को बहुत महंगी लगेगी, राइट? तो ये चीज आप उसको सस्ते में बेचो, ठीक है, लेकिन आप उसका प्राइस कट नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि लॉन्गर पीरियड के ऑर्डर्स आप ले लो, तो वो चीज गलत है। प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बिलो हम प्राइस कब रखते हैं? देखो ऐसे सामान हो ना जो खराब हो सकता है, जैसे कि सब्जियां हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें खराब हो सकती हैं। अगर आप इसको टैग्ड वे में बेच रहे हो और इनकी एक्सपायरी डेट क्लोज आ रही है, तो आप बिलो मार्जिनल कॉस्ट बेचो, अपना स्टॉक आउट करो। आपको इससे दूसरा आ जाता है, अगर आपको स्टॉक आउट करना है तो आप बिलो मार्जिनल कॉस्ट बेचते हो। अगर आपको पेनिट्रेट करना है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आप न्यू प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कराने के लिए भी बिलो मार्जिनल कॉस्ट सेल कर सकते हो, जैसे कि जियो ने करा था, ठीक है। ये आपकी बिल प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, ये बेसिकली जब भी पेरिशेबल गुड्स पे आए ना, आपको प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट लेके आना है। देन वी हैव दिस वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग, प्राइस स्कीमिंग, बिड रिगिंग, ठीक है, ये हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, 298, अगला पेज ये, ठीक है। ये एथिकल कंसिडरेशंस आप देख लो, मार्क कर लो, ठीक है। एथिकल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हमने ऊपर डिस्कस भी करा था, यही सब है वो। अब देखो, अगर हम बात करें प्राइस स्कीमिंग, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। प्राइस फिक्सिंग, कोल्यूजन एंड कार्टेलाइजेशन, देखो आपने, देखो जो ये ऑयल वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, ये जो ऑयल वाली गल्फ कंट्री है, ये लोग क्या करते हैं, मिल के प्राइस फिक्स कर देते हैं, कोल्यूजन बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल इज अ मेक्सिकन टर्म, मेक्सिकन और ब्राजीलियन टर्म। कार्टेल का मतलब होते हैं ये जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं ना, इनमें ये जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, ये जब अपना ग्रुप सा बनाते हैं तो उसको कार्टेल कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम गैंगस्टर्स एंड माफियाज, उनको कार्टल्स कहा जाता है, ठीक है, उनके कंट्री में। तो जब वो कार्टल्स बनाते हैं तो मतलब एक झुंड सा बना लेते हैं, जो सारी चीजें वही लोग फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सब सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं। वो एक अपर लेवल पर बैठे हुए हैं, सो वो कार्टेल बना लेते हैं, या फिर कल्यूट कर लेते हैं कई सारे लोग मिलके, वो प्राइस फिक्स करते हैं। इसीलिए जो गल्फ कंट्रीज वगैरह में होता है, ये वो चीज की बात कर रहे हैं। तो आप वर्टिकली प्राइस फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, प्राइस फिक्स कर रहे हो कल्यूट करके। फिर वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग आती है और हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग आती है। अब ये क्या होता है, वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग एंड हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग? देखो हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग को वो कहते हैं कि भाई ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि आप सेम सप्लाई चेन में हो और सब लोग मिलके प्राइस फिक्स कर रहे हो। आप ना तो, आप देखो, टारगेट, मैक्सिमम, मिनिमम प्राइस, इन सब चीजों पे अग्री नहीं कर सकते थ्रू कार्टेलाइजेशन, बिकॉज ये कई जगह पर इलीगल होती है। अगर सभी लोग मिलके ये कहने लगे, ठीक है, चलो बात थोड़ी विवादित हो सकती है, ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट अगर सभी लोग एक चेन में, सप्लाई सप्लाई चेन की एक उसमें मिलके सब लोग कहने लगे हम तो इतने में ही बेचेंगे, सो वो चीज नहीं होती है, दैट इज इलीगल, राइट, इन सम एरिया, सम कंट्रीज, ठीक है। कॉर्पोरेशन तो सेम लेवल पे है। वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग क्या होती है? वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग इज बेसिकली कि आप एक पूरी सप्लाई चेन में ऊपर से नीचे तक हो, आप वहां पे पूरी उसकी चेन की प्राइस फिक्स कर रहे हो। मतलब आप रॉ मटेरियल की भी प्राइस फिक्स कर रहे हो, ठीक है, अब प्रोडक्शन की भी प्राइसिंग फिक्स कर रहे हो, जो बिकेगा आगे उसकी प्राइसिंग फिक्स कर रहे हो, होलसेल की प्राइसिंग फिक्स कर रहे हो, ठीक है, आगे तक की प्राइसिंग फिक्स कर रहे हो, एंड कंज्यूमर तक की प्राइसिंग फिक्स कर रहे हो। ये फिर भी कुछ एरियाज में, कुछ जगह पर अलाउड होता है, बट हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग इज इलीगल, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि होलसेल कंपनीज कैन लिमिट हाउ मच रिटेलर्स चार्ज फॉर क्लोथ्स, अ फ्रेंचाइजर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन फिक्स प्राइसेस फॉर फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग। मतलब बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, सामने वाले के लिए। और ये चीज इन्होंने कंपटीशन एक्ट से रेफरेंस के लिए दी है, ठीक है। दिस इज बेसिकली जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल इनसाइट। प्राइस की मैंने आपको बताई दिया था। बिड रैगिंग क्या होती है? इसमें भी देखो फेवरेटिज्म या कोल्यूजन आ गया,
ठीक है, अब इसमें कस्टमर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें ये है कि भाई सामने वाले को काम नहीं मिलना चाहिए, हमें सबसे पहले काम मिल जाना चाहिए। जैसे कि होता है टेंडर्स वगैरह में, या आपने देखा होगा कोटेशन जब आती है, जब गवर्नमेंट चीजें मांगती है, जैसे कि इन्होंने बिल्ड 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 ऑपरेट वाली, जो हमारी हाईवे टेंडर्स होते हैं ना, टोल्स वगैरह वाले, जो हाईवेज बनते हैं, उनके लिए वहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है वो चीज कि बिड ड्रैगिंग होती है, कि यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा फेवरेटिज्म आ जाता है कि ठीक है भाई हमारा काम ले लो, हम ज्यादा करते हैं तो ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे एंटी फेवरेटिज्म आ जाता है कि हम इसके उससे प्राइस ले लेंगे हम, ठीक है, हम डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज करके। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली कि अगर आप इसको एक ब्रॉड सेंस में देखो, आप सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर रहे हो। इसको हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के कई सारे वेरिएशंस बना दिए जाते हैं। लाइक अगर हम आईफोन में ही लेके चले, तो आप देखो, आईफोन होता है, फिर आईफोन प्लस होता है, देन आईफोन प्रो होता है। मतलब जैसे अगर मैं 16 की बात करूं, 15 की बात करूं, आईफोन 15 होगा, देन आईफोन 15 प्लस होगा, आईफोन 15 प्रो होगा, एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स होगा। ठीक है, अल्ट्रा प्रो मैक्स भी होता हो तो वो भी होगा। तो क्या है, आईफोन तो आईफोन है, आईफोन 15 15 है, बट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस वो चार्ज कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या अगर आप कार्स में देखो, कितने सारे मॉडल्स होते हैं, बेस मॉडल, टॉप मॉडल, ठीक है, मिडिल मॉडल्स, वहां पे भी वो कुछ फीचर्स अलग करते हैं, वहां पे भी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सुपर प्राइसिंग फॉर आर्टिकल विद हाई परसीव वैल्यू। देखो, परसीव वैल्यू, हाई परसीव वैल्यू क्या मतलब हुआ, कस्टमर इससे बहुत ज्यादा वैल्यू परसीव करे, कस्टमर बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए राजी है, तो हम इसकी प्राइसिंग और भी ऊपर कर देते हैं। Sometimes the value that consumers place on the good is much greater than the cost of producing that good. जो हमने खर्चा लगाया था, जो हमने कॉस्ट इनकर करी थी, उससे कई ज्यादा अमाउंट कस्टमर देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो फिर हम हायर प्राइस चार्ज करेंगे ना, जब सामने अगर उसकी परसीव्ड वैल्यू इतनी है, तो विल एटलीस्ट चार्ज द परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, तो यही चीज है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा लीगल जस्टिफिकेशन दे दिया है कि बिजनेसेस इफ चार्ज अ कोरिस्पॉन्डिंगली हायर प्राइस, वो कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस चार्ज कर लेते हैं, तो उसको वो अनजस्टिफाइड कंसिडर कर देते हैं, अनजस्ट एनरिचमेंट वाली चीज कर देते हैं। स्पेशली वेयर नो डिस्क्लोजर इज मेड टू सच बायर्स एंड कस्टमर्स, कि उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। बेसिकली ये वही काम आएगा जहाँ पे डील्स वगैरह चल रही होंगी। तो बेसिकली फिर उन्होंने यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन देनी। अब देखोगे ना, एससीएमपी में हर जगह नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन साथ में आता है। फाइनेंशियल तो आप इम्पैक्ट टेस्ट करोगे ही करोगे, नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आपको टेस्ट करना है। यही इसका एसेंस है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 खत्म हो जाता है। ठीक है, आप और प्राइसिंग मेथड्स पढ़ सकते हो, डिस्काउंटिंग प्राइसिंग, ये सब ना, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, ये सब बेसिक है, कैश डिस्काउंट्स, ये सारी चीजें। ठीक है, इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दिस इज इजी, ये आप ऐसी समझ जाओगे। ठीक है, जो चीज समझाने की थी वो मैंने बता दी। प्लस ये जो कॉन्सेप्ट एच है, सॉरी, कॉन्सेप्ट एच क्या होता है, हेडिंग एच है, यानी कि कानूस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, ये आपको अलग वीडियो से करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप कानो मॉडल देखोगे ना मेरे चैनल में, ज्यादा वीडियोस नहीं है, आप उसी में सर्च कर दो कानो मॉडल, तो वहां पे मेरी वीडियो आ जाएगी, आपको दिख जाएगा कानो मॉडल। ठीक है, वहां पे मैंने मैंने अपने हाथ से डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम से एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जो आईसीआई का डायग्राम है ना, उससे थोड़ा सा मेरा डायग्राम थोड़ा सा इम्प्रूव है, क्योंकि मैंने कई रिसोर्सेस से ना चीजें कंसोलिडेट करके इसमें करी थी, तो इसलिए थोड़ा सा इससे डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट है ये। ठीक है, तो फिर भी बड़ा 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 ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। आप समझोगे इस चीज को कि कैसे एक प्रोडक्ट के अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, और कई सारे फीचर्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 खत्म हो जाता है। आई होप सो इस चैप्टर को समझ के आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, मन को थोड़ी शांति मिली होगी कि हाँ, एक और चैप्टर ऐसा हमें पता चला जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस चैप्टर में क्या है। डिटेल में तो कवर करने का हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, बट एटलीस्ट वी कैन गिव सम लिटिल बिट ऑफ टाइम। थोड़ा सा टाइम तो हम दे सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, बिकॉज हमारे पेपर 6 में तो आना है। ठीक है, लॉ को तो हम टाइम दे रहे हैं, एससीएमपी को तो हम टाइम ही नहीं दे रहे। बट एटलीस्ट यार थोड़ा सा टाइम दो, इस वीडियो को ही देख लो चाहे, और कानो मॉडल की वीडियो देख लो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, उससे ज्यादा आपको मन है, ठीक है, आपके पास टाइम है, आपके और सब्जेक्ट्स हुए हुए हैं अच्छे से, ठीक है, यू आर इन अ पोजिशन कि आप इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, देन बिल्कुल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देना चाहिए।
बट अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ठीक है, फोकस ऑन द मेजर 5 सब्जेक्ट्स जिनमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के पीछे हम बाकी सारे नहीं दाव पे लगा सकते, बट डोंट निग्लेक्ट दिस एज वेल। एटलीस्ट आपको ये वीडियोस तो देखनी ही है। ठीक है, आप अलग से टाइम दोनों तो ये वीडियोस आपको देखनी है, ताकि बैक ऑफ द माइंड में ये तो जाए कि एक्चुअल में सब्जेक्ट में क्या है। जब सब्जेक्ट आपको यही नहीं पता होगा बुक में है क्या, तो ओपन बुक में भी क्या समझ लोगे, राइट। तो एटलीस्ट इस समय ये बदल जाता है कि ठीक है चैप्टर में है क्या ओवरऑल। ठीक है, डिटेल में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल हमें पता है कि क्या है चैप्टर में। खुद से आप तो देखोगे नहीं, मुझे पता है, कोई भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ये वीडियोस आ रही हैं, ताकि आप एटलीस्ट ये तो देख लो, थोड़े पन्ने तो पढ़ लो खुद बैठ के बुक में है क्या। ठीक है, इस चैप्टर में है क्या, हल्का सा देख तो लिया, कम से कम कुछ चीजें देख ली, कानो मोड़े पे वीडियो देखो, अच्छा लगेगा आपको, राइट। तो यही था इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट।